नमस्कार। सरोकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर सप्ताह हम सरोकार में एक ऐसे विषय को लेकर चर्चा करते हैं जिसका हमारे जीवन से सीधा सरोकार हो। आज हम चर्चा करेंगे बजट 2022-23 पर। हमारी चर्चा कैसे शुरू हो, कहाँ से शुरू हो, इससे पहले इस बजट की क्या विशेषता है, उससे पहले हम ये आपसे अपने सभी अतिथियों का परिचय कराना चाहते हैं कि आज इस सरोकार के इस चर्चा में कौन कौन शामिल हैं। हमारे साथ हैं बिहार उद्यमी संघ के महासचिव अभिषेक सिंह साहब। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सुनील सर्राफ जी। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और हमारे साथ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी जिन्हें हम सीए के नाम से सीए कहते हैं, जो बहुत ही पैनी निगाह रखती हैं हमारे कैसे जो हमारी आय व्यय है उसमें कैसे हम क्या कर सकते हैं, कितना टैक्स हमें देना है, कैसे देना है, कंपनियों के लिए क्या क्या राहत है, कैसे हम सरकार की मदद कर सकते हैं टैक्स के ज़रिए, उन पर उनकी विशेषज्ञ अर्चना शर्मा जी। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। यानी आज हम बजट को समझने की कोशिश करेंगे इन तीन निगाहों से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिषेक सिंह जी हैं, सुनील सर्राफ जी हैं और अर्चना शर्मा जी हैं। अभिषेक जी, आपसे शुरू करते हैं बातचीत। इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं, आप अपने नज़रिए से? देखिए, ये बजट में सबसे अच्छी बात थी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने करीब 25 से 30 बार स्टार्टअप शब्द यूज़ किया। तो मैं ये एक लाइन में कहूँगा कि ये बजट युवाओं के लिए, नए उद्यमियों के लिए स्टार्टअप्स का बजट रहा। और इसमें जिस तरह से अलग अलग सेक्टर्स हो, कृषि हो, टेक्नोलॉजी हो, तो एक मिश्रण रहा है कि कृषि से लेकर के और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को मिक्स करने वाला ये बजट है। यानी कुल मिला के नए लोगों को और भी मौके मिलेंगे, नए लोगों को रोजगार ज़्यादा सृजन होगा, नए स्टार्टअप्स आएंगे, अलग अलग टेक्नोलॉजी से पुराने जो सेक्टर्स हैं कृषि क्षेत्र, उसको एम्पावर करने की बात की गई है। सुनील जी, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन से जुड़े हैं आप, उनकी नुमाइंदगी करते हैं आप, किस तरह से ले रहा है इंडस्ट्री जगत इसको? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इस बजट को आइसोलेशन में देखना ही नहीं चाहिए। मोदी सरकार की सबसे बड़ी बात क्या रही है कि एक विजन को लेके चल रहे हैं, एक लॉन्ग रोड मैप को लेके चल रहे हैं, और ये बजट उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, ये हर साल आना है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की प्राथमिकता रही है कि हमें लॉन्ग टर्म गेन की तरफ चलना है। देश को कैसे सशक्त बनाया जाए, देश को कैसे एम्पावर्ड किया जाए, उस संबंध में इनकी ये जो बजट है ईयर टू ईयर, तो ये बेसिकली एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक कह लीजिए कि आप प्रेजेंटेशन है। जो पॉलिसीज लेके मोदी सरकार चल रही है, ये बजट कहीं ना कहीं उसी को परिलक्षित करता है, और ये एक अच्छा बजट है। अर्चना जी, आपके पास आना चाहेंगे जी। सामान्य जन की निगाह से अगर देखें तो कैसा बजट है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि यह जो बजट है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे से अपेक्षा होगी दर्शकों को कि मैं कर के टैक्स रेट में क्या बदलाव हुए हैं, स्टार्टअप्स के लिए क्या टैक्स प्रोविजंस हैं, उद्यमियों के लिए इस बजट में क्या है। तो मैं बताना चाहूँगी कि टैक्स रेट्स में कोई भी परिवर्तन इस बजट में नहीं है। नए उद्यमियों के लिए स्टार्टअप में टैक्स नहीं लगेगा, 1 साल और भी उनको टैक्स की माफ़ी दी गई है। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके लिए बहुत बड़ा राहत है कि नए स्टार्टअप को, जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई कंपनीज़ हैं, उनका टैक्स का रेट 15% ही रहेगा। तो कोविड के बाद सरकार ने अगर कर के रेट्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, तो यह बहुत ही स्वागत करने योग्य है। चलिए, बहुत स्वागत करने योग्य है, मतलब सीधे सीधे ऐसा लगता है, दिखता नहीं है लेकिन स्वागत करने योग्य है। आम आदमी को भले कोई सीधे सीधे राहत न दी गई हो, लेकिन बजट ऐसा बनाया गया है जो आने वाले दिनों में भारतवासियों को, यानी हर नागरिक को उसका लाभ मिल सके, हर सेक्टर को लाभ सके। आपके पास आना चाहेंगे अभिषेक जी, बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बिहार के किस किस सेक्टर्स को लाभ होगा इस बजट से, जो 22-23 के लिए निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, बिहार के संदर्भ में बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, और यहाँ पे नए उद्यमी हो या पहले के भी जो उद्यमी हो, वो कृषि क्षेत्र में या फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में ज़्यादा संभावनाएं को देखते हैं। और कृषि क्षेत्र और फूड प्रोसेसिंग में अभी भी बहुत ज़्यादा संभावना है।
अब नाबार्ड को जैसा कि इस बजट में कहा गया कि एक बड़ा फंड बनाया जाएगा जिससे कि जितने भी एसएचजी हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एफपीओज हैं या कोऑपरेटिव्स हैं, उन लोग को डायरेक्ट फाइनेंसिंग की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा इस बजट से निकल के आया है और इससे जो पहले के जितने भी एफपीओज हैं, करीब 500 प्लस एफपीओज यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं, तो वो उनको अतिरिक्त एक सपोर्ट मिल जाएगा। अगर हम दूसरे क्षेत्र की बात करें, अगर कृषि क्षेत्र के अलावा, तो एजुकेशन में जिस तरह से टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किए जाने हैं, तो वो एक बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ उद्यमियों के लिए करते हैं, क्योंकि हमारा एक अपना एजुकेशन में हम बहुत पीछे रहे हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट एजुकेशन पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो टेक्नोलॉजी से हम उसको कम कर सकते हैं। ये स्पेशल प्रावधान है, तो सेंट्रल से हमें सपोर्ट मिलेगी बिहार को। ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ की बात की गई कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से भी कृषि क्षेत्र में यूज़ किया जाएगा और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी बिहार के कुछ 1-2 स्टार्टअप्स हैं ऑलरेडी कृषि विभाग से मिल करके ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं। अगर वो सपोर्ट मिल जाएगा तो एक और पुश हो जाएगा और शायद बिहार के 38 जिलों में इसको देखने को मिले। और इसी तरह से अगर हम लोग बात करें छोटे उद्यमियों की या नए स्टार्टअप्स के लिए, तो जैसे एजुकेशन में है या कृषि क्षेत्र में है, वैसे एनिमेशन और विजुअल इफ़ेक्ट्स में जो बिहार के काफ़ी ज़्यादा लोग काम करते हैं और उसमें हम लोग का एक एक्सपर्टीज़ माना जाता है, और लेकिन वो एक तरह से रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। अगर बिहार उससे अगर बेनिफिट उठाता है, इसका जो मान्यता मिलता है, और वैसे वैसे कंपनीज़ को हम लोग इन्वाइट करते हैं यहाँ पे कि जो एनिमेशन और विजुअल इफ़ेक्ट्स में काम करते हैं, तो एक बहुत लोगों को रोज़गार मिल सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस मैं ऐड करना चाहूँगा कि यूपी में डेटा सेंटर पार्क शुरू हुआ, बंगाल में भी डेटा सेंटर पार्क आया और डेटा सेंटर पार्क को भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रूप में माना जाएगा, तो बिहार में अगर आए तो बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा। एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब अभी बार बार कहा जाता है कि आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की हम कल्पना करते हैं, तो वो उसको इस बजट ने बहुत सपोर्ट किया है कि जैसे स्टार्टअप के माध्यम से कि आप कुछ भी करने आए कुछ करें, अपना उद्यम खड़ा करें। बिल्कुल, जैसे आपने बोला, बाकी वक्ताओं ने भी बोला कि ये आत्मनिर्भर बिहार या एक लॉन्ग टर्म सोच करके किया गया, तो वो उस टाइप का बजट है। जी सुनील जी, आपके पास आना चाहेंगे। उद्योग को बहुत उम्मीदें रहती हैं, हर बार उन्हें लगता है कुछ हमें और राहत मिले, कुछ और लाभ हो, तो इस बजट में दिखता नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। आपकी एक्सपर्ट राय क्या कहती है? देखिए, एक्चुअली जो गवर्नमेंट, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, अभी जरूरी क्या है कि मार्केट में लिक्विडिटी आए। अभी कोविड के बाद जो इंडस्ट्री, जो बिजनेस की स्थिति डगमगाई, तो कहीं ना कहीं मार्केट में तरलता का जो अभाव है, तो लिक्विडिटी रिक्वायर्ड है मार्केट में। लिक्विडिटी कैसे इन्फ्यूज होगी मार्केट में? सबसे बढ़िया तरीका है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। कैपिटल एक्सपेंडिचर से 2 फायदे हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने इस बार 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोविजन किया है। 25,000 किलोमीटर हाईवे की बात की गई, 80 लाख जो है आपको घर आवास की बात की गई है, हर घर हर नल की बात की गई है। ये पैसा कहाँ जाएगा? ये पैसा यूज कौन करेगा? ये आखिर इंडस्ट्री ही ना सप्लाई करेगी, चाहे वो रोड बने, चाहे वो घर बने, चाहे हर घर नल जाए, या जो भी गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, उसको तो कहीं ना कहीं मार्केट के थ्रू ही फंड आना है ना। तो अल्टीमेटली मार्केट में ही फंड जाना है, तो लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, मार्केट में फंड आएगा। तो ओवरऑल ये एक अच्छा बजट है। ठीक है, डायरेक्टली देखिए, गवर्नमेंट ने फॉर्मल सेक्टर में ऐसे भी काफ़ी कुछ किया हुआ है। कॉर्पोरेट रेट्स को आप देख लीजिए, कॉर्पोरेट के क्षेत्र में टैक्स रेट्स जो हैं वो 15% और 22%, काफ़ी लोअर रेट्स हैं कहीं ना कहीं। छोटे जो MSME हैं उनके लिए कहीं ना कहीं फंडिंग की व्यवस्था की गई है। मुझे लगता है थोड़ा सा MSME के लिए इस बजट से थोड़ी उम्मीदें ज़्यादा थी, कहीं ना कहीं हल्की सी निराशा वहाँ पे दिखती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल सरकार की चुनौतियों को देखते हुए, क्योंकि खर्च वो करेंगे कि फंड भी चाहिए ना। आखिर पिछला 2 साल अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरा रहा है, तो गवर्नमेंट के लिए भी परेशानी ये है कि आखिर उनकी भी बोरोइंग बढ़ती जा रही है, क्योंकि फिस्कल डिफिसिट बढ़ता जा रहा है, उनको भी बैलेंस कहीं ना कहीं रखना है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जो ये बजट पेश किया वो बहुत ही सराहनीय है। मतलब कुल मिला के मार्केट में भी अच्छा उसका रिस्पांस दिख रहा है। जो शेयर बाजार के जो संकेत थे जिस दिन बजट पेश हुआ, उसने काफ़ी अच्छा रिस्पांस किया। बिल्कुल, तो लग रहा है कि मतलब अच्छा, मतलब उद्योग जगत इसका स्वागत कर रहा है। नहीं, बिल्कुल स्वागत कर रहा है, क्योंकि आपने कोई नया, देखिए चैलेंज था ये, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से फंड चाहिए और फंड का मेजर सोर्स है टैक्स, लेकिन गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार के टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की। उनकी जो पॉलिसीज है वो कांस्टेंट चल रही है। और उद्योग को क्या चाहिए
कि आपकी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बाकी डिमांड है वो धीरे धीरे आप मार्केट में पैसा इन्फ्यूज करेंगे तो डिमांड अपने आप आने लग जाएगी। और हम लोगों ने देखा है जीएसटी का जो कलेक्शन था, ये अभी शुरू से लेकर अभी तक का जो जनवरी का जो कलेक्शन है वो हाईएस्ट रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री फिर से जो ट्रेड और इंडस्ट्री वो रीसेप ले रही है, फिर से रिवाइव कर रही है। तो दीज आर द गुड साइंस। आपके पास आना चाहेंगे अर्चना जी, उम्मीद रहती है बजट से कि इस बार हमें इनकम टैक्स में कितनी छूट मिल रही है, क्या हो रहा है आगे, कितना हमको आगे लाभ होगा। तो उस लिहाज से अगर हम कह सकते हैं कि पिछले कई सालों से स्थिर है, मतलब बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा राहत भी नहीं है, मतलब सामान्य गति से जो चीज़ें चल रही हैं वो चल रही हैं। कैसे, क्या इनकम टैक्स पे ही कैसे इसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं? जैसा मैं समझ पा रही हूँ, कोविड के दौर में बेहद सराहनीय कदम है सरकार का कि आम जनता पे जो रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं उन पे कर का कोई बोझ नहीं बढ़ाया गया है। इनफैक्ट जैसा कि अभिषेक जी अभी कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे जिसमें FIOs जुड़े हुए हैं, उस पे भी कर का जो रेट है वो 18% से 15% करके एग्रीकल्चर और भी बहुत सारी बेसिक आधारभूत चीज़ों में सरकार ने बदलाव किया है। तो यह भी बेहद सुंदर कदम है कि 18% से कोऑपरेटिव सेक्टर को 15% में सरकार ने कर दिया। बाकी के भी जो टैक्स पेयर्स हैं उनके स्लैब में, उनके रेट्स में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। इनफैक्ट रेट्स कम ही किए गए हैं। तो मेरे विचार से ये बेहद ही संतुलित बजट है। इस कोविड के दौर में अगर कर का बोझ नहीं बढ़ाया जा रहा है तो बेहद ही अच्छा है जी। और ये माइक्रो बजट हम इसको नहीं कहेंगे, ये मैक्रो बजट है। मैक्रो बजट, क्या क्या इसको विशेषता इसकी क्या होगी आपकी नज़र में? इसकी विशेषता है कि यह बजट आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सारे पिलर्स जो डेवलपमेंट्स के होते हैं उस पे इंक्रीमेंट किया है। सारे सेक्टर्स जैसे हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल, क्योंकि इस कोविड के दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है, शिक्षा कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बच्चों को दिया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट करेंगी। अभिषेक जी, आपके पास आना चाहेंगे। जैसा मैम ने कहा कि डिजिटल युग है, तो बजट भी इस बार डिजिटल प्रस्तुत हुआ है। 29 पेज के इस बजट को बिना, मतलब कह सकते हैं पेपरलेस बजट था और बहुत सराहना हो रही है इसको। ये संकेत है कि आने वाले दिन जो है हमारे, और जितना आप देख रहे हैं ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है, पेमेंट भी ऑनलाइन हो रहा है, तो पेपरलेस पेनलेस जो बातें हो रही हैं वो अब धरातल पर है, दिखता है। और बजट जिस ढंग से हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया वो एक वानगी है कि भाई हम ऐसे ही दौर में अब आगे बढ़ेंगे। एक जो क्रिप्टो करेंसी की एक चर्चा आजकल बहुत आ रही है, वो क्या है, कैसे इसको सपोर्ट करेगा इस अर्थव्यवस्था को, और उसका क्या लाभ मिलेगा, जरा हम इस बहस के जरिए समझना चाहेंगे। देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो बात चल रही है वो एक वर्चुअल करेंसी है और कुछ लोग अलग अलग ग्रुप के लोग उसको रन करते हैं, चाहे बिटकॉइन हो या क्रिप्टो कॉइन हो या डिफरेंट ऐसे ऐसे वर्चुअल करेंसी हैं। बट हमारा देश क्योंकि बहुत ज़्यादा युवा एक एस्पिरेशन वाले यूथ है, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो डरती है कि कहीं ये वर्चुअल करेंसी में हमारे यूथ है या जो भी एस्पिरेशंस हैं कि हम पैसे बनाएं, जैसे शेयर मार्केट में बनाते हैं, वो कहीं इन्वेस्ट करें और अचानक से, क्योंकि रेगुलेटर नहीं है कोई इस देश में, तो वो हमारा पूरा लॉस में हो जाए और अचानक से पूरे के पूरे लॉस में नहीं आ जाए। इसीलिए इस पे एक अभी पॉलिसी बनने जा रही है। और अब RBI का भी देखे इस बजट में आया कि वो डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो एक तो है कि कोई भी सेक्टर हो, जैसे एजुकेशन में बात हुई, एग्रीकल्चर में बात हुई, या जो भी आपने बोला कि पूरे को ऑनलाइन डिजिटल पढ़ा गया, तो वो मैसेज है कि हर सेक्टर में हम डिजिटल होने जा रहे हैं और हम लोग पूरी तरह से उसको रेगुलेशन या मैकेनिज्म बनाएंगे जो कि डिजिटली कंट्रोल्ड होगा। तो ब्लॉकचेन के आप बात करें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए अलग से पूरी पॉलिसी बन रही है, गवर्नमेंट का अलग से पुश है उसमें। आपको ड्रोन टेक्नोलॉजी की अभी बात हुई कि भाई किसानों लोग ड्रोन की बात करेंगे, और आपको
एक सबसे बड़ा चीज था कि ड्रोन, जैसे जिस तरह से हवाई जहाज उड़ाने के लिए पायलट की ट्रेनिंग होती है, वैसे ही ड्रोन चलाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स कुछ कुछ चुनिंदे देश के अलग अलग राज्यों के ITIs को चुने जाएंगे और वहाँ पे लोगों को ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ की वैसे वैसे रन करने वाले पायलट बनाए जाएंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ा रोजगार का सृजन होगा। और ड्रोन का जिस दिन यूज़ होने लगा एग्रीकल्चर में, सरकार की तरफ से इतना पुश होगा तो वो एक अलग सेक्टर ही हो जाएगा जिसमें रोजगार सृजन होगा। तो एक मतलब एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ब्लॉकचेन हो, ड्रोन हो, इस टाइप की टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग अपने जो ऑर्थोडॉक्स, जो हमारे पारंपरिक सेक्टर्स है उसमें यूज़ कर रहे हैं, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा और हमारी प्रोडक्टिविटी, यील्ड ओवरऑल बढ़ेगी। जी सराफ जी, आपके पास फिर आना चाहेंगे। एक बात जो महत्वपूर्ण बातें आ रही हैं वो है कि भले बड़ी इंडस्ट्रीज़ को सीधे सीधे इस बजट में कुछ नहीं दिखता हो, लेकिन लघु और छोटे जो उद्योग हैं उनको बहुत पुश करने की कोशिश की गई है। इसका लाभ अगर हम बिहार के संदर्भ में देखें तो बहुत ज़्यादा दिखता है, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर छोटे और लघु आप कह सकते हैं या मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं। तो ये कहीं इसका लाभ सीधे सीधे बिहार जैसे राज्य को मिल रहा है या मिलेगा? कैसे इसका हम लाभ ले सकते हैं? यहाँ के उद्यमी क्या करें, कैसे करें, कैसे स्टार्टअप करें? देखिए, एक्चुअली क्या है कि वेलफेयर के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जहाँ 80 लाख आवास बनाए जाने की बात है, चाहे 25,000 किलोमीटर NH बनाई जाने की बात है, या हर घर हर नल की बात है, या गवर्नमेंट के जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं वो स्टेट टू स्टेट ही होने हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में भी ये सारे स्टेट वेलफेयर प्रोग्राम्स होने हैं। तो इसका अल्टीमेटली फ़ायदा तो यहाँ के व्यवसायियों को ही मिलना है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं बिहार के उद्योग को, बिहार के व्यापार को विकसित करेंगी। लेकिन मैं इसमें एक बात बताना चाहूँगा ध्रुव जी, कि एक बिहार की हमेशा से मांग रही है कि हमें एक स्पेशल पैकेज या एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए। उसको समझने की ज़रूरत है। क्या है कि कहीं ना कहीं जो एक डेवलप्ड स्टेट्स हैं और जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, उनके बीच की डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है। और ये हम देख रहे हैं कि ईयर बाई ईयर जो है ये गैप वाइडन होता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके स्टेट वाइज कि उस स्टेट की क्या रिक्वायरमेंट है और उस स्टेट को हम कैसे डेवलपिंग स्टेट के पैरामीटर पे ला सकते हैं, उसको लेके एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई जाने की ज़रूरत है। देखिए, बजट का तो सभी स्टेट्स को फ़ायदा मिलेगा, बिहार को भी मिलेगा अपने प्रोपोर्शन में, लेकिन एक स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, एक स्पेशल पॉलिसी की ज़रूरत है, जहाँ पे बिहार जैसे पिछड़े स्टेट्स को कैसे हम डेवलपिंग स्टेट्स के पायदान में खड़ा कर सकें। क्योंकि जिस तरह से गैप वाइडन हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है सुनील जी, उसके लिए नीति आयोग है और नीति आयोग में ही यही चर्चा होती है। लेकिन बजट में अगर खास एक राज्य, क्योंकि पूरे देश का बजट है, फिर हर राज्य को अपना बजट बनाने का अधिकार है, तो मुझे लगता है कि जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए क्या नीति आयोग की मदद नहीं ली जा सकती है राज्यों के जरिए? नहीं, नीति आयोग, हम बजट से क्यों उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए स्पेशल करें? नहीं, बजट से स्पेशल क्यों उम्मीद नहीं है। देखिए, फंड एलोकेशन तो बजट के थ्रू ही आना है ना। जी जी। आज आप स्टेट को कैसे सपोर्ट करेंगे? हाँ, लेकिन वो सेक्टर वाइज होगा, वो स्टेट वाइज नहीं है। अभी तो यही व्यवस्था है, तो फिर हम क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि अब ये कश्मीर के लिए होगा, ये मध्य प्रदेश के लिए होगा या बिहार के लिए होगा? ऐसा देखिए, इसको सिर्फ बजट से जोड़ के देखे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बजट इज ओनली एक माध्यम है जिससे सरकार की आय और व्यय का पता चलता है। ठीक है ना, कि कितने से कहां से पैसे आएंगे और किस तरह से किस सेक्टर में गवर्नमेंट खर्च करेगी। राइट, मेन है गवर्नमेंट की पॉलिसीज। तो लेकिन कहीं ना कहीं बजट एक छोटा सा आकलन दे जाता है कि सरकार इस साल किस तरफ चलने वाली है, किस डायरेक्शन में मूव करने वाली है। वहां फिर एक क्वेश्चन आता है कि आखिर आप जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं उनको आप किस तरह से फंड एलोकेट कर रहे हैं, या उनके डेवलपमेंट के लिए आपके पास क्या पॉलिसी है। तो मुझे कहीं ना कहीं, चाहे वो नीति आयोग के थ्रू हो या फाइनेंस में कमीशन के थ्रू हो या चाहे जिस तरह से भी हो, ये पॉलिसी कहीं ना कहीं दिखती नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि देश के सभी राज्यों का विकास ओवरऑल हो, इसके लिए एक अलग से, हाँ, इतने राज्यों का, उन राज्यों का जो पिछड़े हैं। नहीं, उसमें देखिए एक सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है कि अब ये तो एक बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है, लेकिन कहने का मतलब है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए, बिहार हो गया, या यूपी के सर्टेन सेगमेंट, यूपी को भी आप मान लीजिए कहीं ना कहीं, ऐसे कई स्टेट्स हैं जो कि आज के दिन में विकास के उस पायदान पे नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां इनको होना चाहिए था। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं स्टेट्स के बीच की डिस्पैरिटी देश के अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। जब आप लेकिन सुनिए, यहाँ पे ये जरूर समझने की बात है कि अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें, अगर कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में उसका क्या लाभ सीधा नहीं मिलेगा?
हम कितना इसका लाभ लेते हैं, कैसे यहाँ के उद्यमी ले सकते हैं, कैसे यहाँ जैसे कृषि आधारित अगर हम उद्योग की बात कर रही कल्पना करें तो मुझे लगता है कि यहाँ काफ़ी संभावनाएं थी। जैसे अगर हम मखाना उद्योग की बात करें, लीची उद्योग की बात करें, या वो जो यहाँ पे उपज है उसकी इंडस्ट्री की तरफ हम बढ़े, तो क्या इस तरह के चीज़ों को ये बजट सपोर्ट नहीं करता? नहीं, देखिए वो तो कर मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, यहाँ इंडस्ट्रीज क्यों आएगी? कोई इंडस्ट्री किसी स्टेट में, आपको उत्तराखंड का एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, आप हिमाचल का उदाहरण देख लीजिए। हर वो जहाँ एसईजेड की व्यवस्था की गई है, उसको स्पेशल पैकेज दिया गया, इंडस्ट्रीज तो वहाँ जाना पसंद करेगी कि जहाँ उनको सुविधाओं और जहाँ उनको टैक्स इंसेंटिव मिल रहा हो। तो जिन राज्यों को सुविधाएं नहीं है उनको बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो इस समय हमारे पास अभिषेक जी आपके यही सवाल का जवाब आपसे लेना चाहेंगे। नहीं, वही जो बात आप कह रहे थे कि स्टेट बजट अपना होता है और ये आम बजट है, पूरे देश का बजट है, और जैसा इन्होंने बोला कि एक वो आपको डायरेक्शन बता रहा है कि किस किस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक ट्रेडिशनल जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर को जोड़ के ये लाने वाला बजट है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी या देश ज़्यादा ग्रो करेगा। यानी पारंपरिक चीज़ों को विज्ञान की मदद से हम किस तरह से अपने देश के चहुमुखी विकास में उपयोग कर सकते हैं, वो बजट दिखाता है। चलते चलते अर्चना जी आपसे कमेंट लेना चाहेंगे कि क्या यूथ किस तरह से अपने आप को तैयार करे ताकि ऐसे बजट का लाभ उन्हें मिल सके, उनके जरिए राज्य को मिल सके? देखिए ध्रुव जी, मैं तो मानती हूँ कि ये युवाओं का बजट है, युवाओं के सपनों का बजट है, क्योंकि सरकार ने एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ही बढ़ावा दिया है, स्टार्टअप पे टैक्स हॉलीडे है, तो हर तरह से युवाओं को तैयार रहना चाहिए कि वो अपने में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकें, अपने को आगे लाएं और अपने सपनों को साकार कर सकें। यानी हम कह सकते हैं कि युवाओं को, विशेषकर भविष्य को जिसकी हम बात करते हैं, युवा भविष्य हैं देश के, तो भविष्य को ध्यान में रखकर ये बजट लाया। चलते चलते सुनील जी आपसे कमेंट लेना चाहेंगे। देखिए मुझे सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि ये लगती है कि ये शॉर्ट टर्म गेन के लिए काम नहीं कर रही है जी। इनका एक विजन है, उस विजन की तरफ ये धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। बजट उसी की एक कड़ी मात्र है। इनका विजन है कि इस कंट्री को एम्पावर्ड करना, सशक्त बनाना। एक सबसे बड़ी बात है वोकल फॉर लोकल। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, देखिए कितना जरूरी है देश के लिए। आज हम लोग वैक्सीनेशन की जो सफलता देख रहे हैं, आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर इंडिजिनस ये वैक्सीन नहीं होता, आप किसी भी कीमत पे बाहर से मंगा के इतना बड़ा वैक्सीनेशन का राउंड नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। वैक्सीनेशन की सफलता इस बात का प्रतीक है कि अगर हम अपने भारत में चीजों को बनाने लग जाएं और चीजों का उपयोग करने लग जाएं, तो शायद ये एक अलग भारत बन जाएगा। न सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया को इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल, ये सही। चलते चलते अब चूंकि समय नहीं है तो हम अपने दर्शकों से विदा लेने से पहले कहना चाहते हैं कि अगर हम आत्मनिर्भर बनते हैं उसका कैसे लाभ मिलता है। ये उदाहरण है कि कोविड के काल में जिस तरह से वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन बनी भारत में और उसका लाभ भारत वालों को मिला, भारत के जरिए दूसरे देशों को लाभ मिला जो खुद वैक्सीन नहीं बना सकते थे, उनको हमने सपोर्ट किया। तो ये है आत्मनिर्भर भारत का एक नमूना, जिसका ताज़ा तरीन उदाहरण ये है कि अगर हम हेल्थ सेक्टर में इस तरह की कोशिश कर सकते हैं तो बाकी सेक्टर्स में भी कर सकते हैं। बाकी चीज़ों में, पारंपरिक चीज़ों को लेकर हम विज्ञान और नई तकनीक के जरिए देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और लोकल चीज़ों को ग्लोबल बनाकर भी हम इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम की समाप्ति से पहले हम अभिषेक जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं, सुनील सर्राफ जी को और अर्चना जी को धन्यवाद करना चाहते हैं आपकी तरफ से, और आपको धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप सब हमारे साथ बने रहते हैं, लगातार देखते रहते हैं DD बिहार। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।